हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने ज्ञानधारा स्टडी यूट्यूब चैनल में। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत प्रथम भाग कक्षा 6 जिसका 5वां पाठ आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य के बारे में बताया गया है। इससे पहले हम पढ़ रहे थे ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। शुरुआत में इतिहास को साक्ष्यों के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया है: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल है जिसमें पाषाण काल आता है और पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। उसके बाद हमने पढ़ा आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें हड़प्पा व सिंधु घाटी काल और वैदिक काल। वैदिक काल को भी 2 भागों में बांटा गया है: ऋग वैदिक काल यानी जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी वो काल, और उत्तर वैदिक काल यानी अन्य 3 जो वेद हैं, साम, यजु, अथर्व वेद, उनकी रचना हुई, उसको उत्तर वैदिक काल कहा गया है। तो इस पाठ में हम उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे और महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे कि उत्तर वैदिक काल में कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो पिछले वैदिक काल से, ऋग वैदिक काल से, पाषाण काल से, हड़प्पा काल से अलग थी, और महाजनपद काल में कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो उन सबसे अलग है। यानी धीरे धीरे विकास होता गया और परिवर्तन होता गया। तो पहले हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल और उसके बाद में पढ़ेंगे महाजनपद काल, यानी राज्य, राजा है वो कैसे बनते थे पहले और बाद में कैसे बनने लग गए, राज्य है उसका निर्माण किस प्रकार हुआ। तो इस पाठ में ये क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, राजा बनने की प्रक्रिया से संबंधित असत्य कथन को बताइए। यानी जैसे जैसे विकास होता गया वैसे वैसे राजा है वो बनते गए, उनका सरदार है, नेता है, वो बनते गए आवश्यकता के अनुसार है, और उस राजा बनने की प्रक्रिया में भी अंतर होता गया। तो इसमें हमें बताना है कि कौन कौन से कथन है वो सत्य है और कौन सा गलत है। तो नंबर 1 है, ऋग वैदिक काल तक राजा संभवतः जन यानी लोगों के द्वारा चुने जाते थे। दूसरा है, 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन हुए, बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करके राजा बनने लगे। ऐसा ही एक यज्ञ राजसूय यज्ञ होता था जिसमें राजा चुने जाते थे। तो इसमें गलत ऑप्शन कौन सा है वो हमें बताना है। ऋग्वेदिक काल तक राजा है वो लोगों द्वारा चुने जाते थे, यानी राजा है वो वंशानुगत नहीं बनता था, राजा किसी प्रकार के यज्ञ का आयोजन नहीं करता था, लेकिन जनता जिसको जो कुशल होता था, योद्धा होता था, उसको अपना नेता चुन लेती थी। ये सही है। अगला है, 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन हुए, धीरे धीरे विकास होता गया, राजा बनने की प्रक्रिया है वो भी बदलने लगी। अगला है, बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करके राजा बनने लगे। उत्तर वैदिक काल तक आते आते बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन राजा द्वारा किया जाता, और उस आयोजन में विभिन्न प्रकार के राजाओं को या अपने संबंधियों को शामिल करते थे, और पुरोहित है वो यज्ञ करते, और उस यज्ञ के माध्यम से, समारोह के माध्यम से राजा का चुनाव है वो करते, राजा को चुनते, राजा को उपहार आदि भेंट करते कि ये हमारा राजा है, हमारा नेता है। तो ये भी सही है। तो ऐसा ही एक यज्ञ राजसूय यज्ञ होता था, तो ये है वो गलत है। राजसूय यज्ञ नहीं होता था। कौन सा यज्ञ होता था? वो अश्वमेध यज्ञ होता था, न कि राजसूय यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ होता था, उसमें एक घोड़ा है वो स्वतंत्र विचरण करता था, यानी राजा के द्वारा छोड़ा जाता था। यदि उस घोड़े को कोई राजा, दूसरा राजा पकड़ लेता तो वह उसके साथ युद्ध करता, जो शक्तिशाली होता वह जीतता, और अगर उसको कोई दूसरा राजा नहीं पकड़ता तो उस राजा को वह यज्ञ में आमंत्रित करते, शामिल करते, यानी उसमें राजा की शक्ति का प्रदर्शन होता था। तो वह अश्वमेध यज्ञ होता था, और उसके माध्यम से राजा है वो राज सिंहासन पर बैठता, या बाघ की खाल होती उस पर बिठाया जाता, और राजा को उपहार आदि भेंट किया जाता। तो इस प्रकार यहाँ गलत ऑप्शन कौन सा है? राजसूय यज्ञ होता था, राजसूय यज्ञ नहीं होता था, यहाँ अश्वमेध यज्ञ होना था। अगला प्रश्न है, अश्वमेध यज्ञ की विशेषता से भिन्न को छांटिए। यहाँ अश्वमेध यज्ञ की विशेषताएं दी हुई है, उसमें से जो अलग है उसको छांटना है। अश्वमेध यज्ञ शक्ति का प्रतीक था। अश्वमेध यज्ञ करके राजा के रूप में पद ग्रहण करते थे। अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़े को स्वतंत्र छोड़ते, कोई उसे पकड़ता तो युद्ध होता, ना पकड़ते तो शक्तिहीनता दिख जाती, यानी कोई दूसरा राजा उसको नहीं पकड़ता है तो उसकी कमजोरी का पता लग जाता। घोड़े को ना पकड़ने वाले दूसरे राजा को यज्ञ में आमंत्रित करते थे, यानी घोड़े को नहीं पकड़ते उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित करते थे। तो यहाँ सभी ऑप्शन है वो सही है। यहाँ प्रश्न की भाषा थोड़ी अलग हो गई। विशेषता से भिन्न को छाटिए, भिन्न यहाँ नहीं है, सभी सही है। विशेषता से संबंधित सत्य कथन को बताइए, ये होना था यहाँ, आप यहाँ देख लेना। अगला प्रश्न है, अश्वमेध यज्ञ में कौन भाग नहीं लेते थे? स्वयं राजा, राजा के सगे संबंधी, राजा की रानियां व पुत्र, आमंत्रित राजा। तो ये प्रश्न यहाँ कन्फ्यूज करने वाले हैं कि यज्ञ में भाग कौन नहीं लेते थे। हम यहाँ रानियां को देखकर ये भी समझ सकते हैं, लेकिन ये भाग लेती थी। राजा के सगे संबंधी भी भाग लेते थे, राजा स्वयं तो भाग लेते ही थे, लेकिन यहाँ आमंत्रित राजा है, आमंत्रित किए जाते थे वो, लेकिन वो यज्ञ में भाग नहीं ले सकते थे, यज्ञ में भाग नहीं लेते थे। आमंत्रित किए जाते थे लेकिन वो बैठे बैठे उस प्रक्रिया को देखते थे बस, न कि यज्ञ में भाग लेते थे। तो यहाँ इसका सही ऑप्शन क्या होगा? आमंत्रित राजा है वो यज्ञ में भाग नहीं लेते थे। पुरोहितों द्वारा लोगों का 4 वर्गों में विभाजन किस काल में हुआ?
ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, सिंधु काल में, पाषाण काल में। यानी समाज में जो प्रचलित 4 विभाजन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, पहले ये नहीं होते थे, लेकिन किस काल में आकर इसका विभाजन हो गया? तो उत्तर वैदिक काल में आते आते समाज है वो 4 वर्णों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जिनको हम पढ़ते हैं, वो कब उसका प्रचलन कब शुरू हुआ? उत्तर वैदिक काल में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तर वैदिक काल। अगला प्रश्न है, मिलान कीजिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण थे, इनका कौन सा काम किसका था? इसका मिलान हमें करना है। ब्राह्मण है वो अध्ययन, अध्यापन व यज्ञ का कार्य करते थे। क्षत्रिय है वह युद्ध करना व रक्षा का कार्य करते थे। और वैश्य है कृषक, पशुपालक, व्यापारी, ये वैश्य में आते थे। और शूद्र है वो उपरोक्त तीनों वर्गों की सेवा करते थे। तो यहाँ इनका काम है वो फिक्स हो गया था। अगला प्रश्न है, वेदों का अध्ययन व यज्ञ कौन कौन कर सकते थे या शामिल हो सकते थे? ब्राह्मण, पुरोहित, शूद्र, महिला और वैश्य। तो इन 5 में से कौन है वो वेदों का अध्ययन कर सकते थे और यज्ञ में भाग ले सकते थे? तो ब्राह्मण है वो ले सकते थे, इनका तो मुख्य काम ही यज्ञ अध्ययन करवाना वेदों का। पुरोहित है वो भी शामिल हो सकते थे और वैश्य शामिल हो सकते थे। लेकिन शूद्र और महिला, उत्तर वैदिक काल में महिला को शूद्र के समान ही माना गया है, ये भी याद रखना। शूद्र और महिला है वो भाग नहीं ले सकते थे। तो यहाँ पूछा क्या है, अध्ययन और यज्ञ कौन कर सकते थे? तो ब्राह्मण, पुरोहित और वैश्य, 1, 2, 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये, कि ये है वो भाग ले सकते हैं, शूद्र और महिला है वो भाग नहीं ले सकते। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में लोगों का जीवन संबंधित विशेषता है। यानी उत्तर वैदिक काल में लोगों के जीवन से संबंधित विशेषता कौन कौन सी है, उनका विशेष जीवन है वो किस प्रकार का था? उत्तर वैदिक काल में लोग झोंपड़ियों में रहते थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता है उस समय नगर थे न कि गाँव थे। मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे, यह भी सही है। चित्रित धूसर मृद पात्र मिले हैं जो सरल व ज्यामितीय आकृतियों के रूप में थे। तो उत्तर वैदिक काल में चित्र किए हुए धूसर मृद पात्र यानी मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिनमें थालियां और कटोरियां ही अधिकतर पाई गई है। और शायद कोई विशेष मौके पर, खास मौके पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने का काम इन बर्तनों में किया जाता था, ये भी इनकी विशेषता है, याद रखना। यह जनपद दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर, एटा के पास में अतरंजी खेड़ा में इनकी बस्ती मिली है। तो ये सभी कथन सत्य है, यानी उत्तर वैदिक काल की ये सभी विशेषताएं थी। इसका सही आंसर हो जाएगा सभी कथन सत्य है। झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियों तथा अन्य जानवरों को भी पालते थे। चित्रित दूसरे मृत पात्र मिले हैं। इससे पहले की जो सभ्यता थी उसमें कौन से मिले हैं? लाल रंग के मृत पात्र मिले हैं और काले रंग से उन पर पालिश की हुई होती थी। यहाँ चित्रित दूसरे मृत पात्र, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ भी है, याद रखना। यहाँ ये मिले हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, 2500 साल पहले महाजनपदों का निर्माण शुरू हुआ, उसके साथ ही साथ किलों का निर्माण शुरू हो गया, क्यों? अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए, कुछ अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, किले के अंदर व उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखने के लिए, उपर्युक्त सभी, ये सभी कारण सही है। यानी किलों का निर्माण शुरू हुआ और उनके चारों तरफ 4 दीवारी का निर्माण भी महाजनपद काल में शुरू हो गया, क्योंकि उस समय कई जनपद थे और उन जनपदों के राजा भी अलग अलग बन गए थे। तो जो अन्य राजाओं के आक्रमण के डर से अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने किलों का निर्माण शुरू किया, ये भी सही है। कुछ अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन, कुछ राजा है जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए भी किले का निर्माण करने लगे, और कुछ है वो किले के अंदर या उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखने के लिए, यानी किले के अंदर नियंत्रण है वो आसानी से हो जाए उसके लिए। तो ये सभी कथन है वो सही है, इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में बढ़ती आवश्यकता के कारण राजाओं ने कर भी लगाए, जिनमें फसलों पर सबसे महत्वपूर्ण कर थे, जो उपज का कितना हिस्सा था? यानी राजाओं ने बढ़ती हुई आवश्यकताओं के कारण फसलों पर कर लगाए, जिनमें फसलों पर जो कर था, यानी ज़्यादा लोग है वो अन्न पैदा ही करते थे, ज़्यादा आय है वो अन्न से ही प्राप्त होती थी। तो सबसे महत्वपूर्ण कर फसलों पर ही था, जो उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा उस समय लिया जाता था? तो इसका सही आंसर होगा 1/6 हिस्सा। यानी महाजनपद काल में उपज पर जो कर लिया जाता था वो कितना लिया जाता था? 1/6 हिस्सा, और इसे भाग भी कहते थे। अन्य और लोगों के ऊपर भी उस समय कर लगाए गए थे, जैसे कारीगर है उन पर भी कर लगाया गया, वो श्रम के रूप में अपना कर चुकाते थे। पशुपालक है वो जानवर या उनके उत्पाद के रूप में अपना कर चुकाते थे। व्यापारी है वो सामान खरीदने बेचने पर भी कर देते थे। और आखेटक या संग्राहक है, उनसे जंगलों में जो वस्तुएं प्राप्त होती थी वो वस्तुएं उनको देकर कर चुकाना पड़ता था। तो इस प्रकार है वो महाजनपद काल तक आते आते कर है वो राजाओं ने शुरू कर दिए थे। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में राजा है वो नियमित सेना रखने लगे थे, नियमित कर भी वसूलने लगे थे, किले बंदी या राजधानियां भी बनने लगी थी। 3000 साल पहले कुछ जनपद है वो महाजनपद में बदल गए। यहाँ ये 3000 न होकर 2500 होगा।
तो यहाँ यह आंसर गलत है। अगला प्रश्न है, किस काल में महिलाओं को शूद्रों के समान माना गया है? ये प्रश्न पीछे आ गया है। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को शूद्रों के समान माना गया है, यानी वेद का अध्ययन नहीं करते थे, यज्ञ में शामिल नहीं होती थी। लेकिन उससे पहले है वो महिलाओं को पुरुषों के समान ही माना गया था, उच्च श्रेणी में शामिल होती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में वो महिलाओं की स्थिति है वो निम्न दृष्टि से देखी जाने लगी। ये क्वेश्चन याद रखना कि महिलाओं को कमजोर या निम्न दृष्टि से किस काल के बाद में देखा जाने लगा? उत्तर वैदिक काल में। इसके बाद में अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में कृषि में कौन से दो बड़े बदलाव आए? पहला, हल्के फाल लोहे के बनने लगे। हल्के जो फाल हैं वो लोहे के बनने लगे। पहले काठ के होते थे तो जमीन है वो अच्छी प्रकार से नहीं बो सकते थे। दूसरा है, खेतों में धान के बीज छिड़कने के बजाय पौध तैयार करके बोने लगे, जिससे अच्छी पैदावार होने लगी। तो यहाँ ये ही ऑप्शन सही है। तो उत्तर क्या होगा? 1 व 2 दोनों, यानी यहाँ दोनों सही है। हल्के फाल है वो भी लोहे के बनने लगे। उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग शुरू हो गया था। हल्के फाल लोहे के बनने लगे और खेतों में धान पहले वैसे ही छिड़कते थे, लेकिन बाद में पौध तैयार करके धान को बीजने लगे तो पैदावार अच्छी होने लगी। तो ये दोनों ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, मगध के विषय में सत्य कथन कौन कौन से हैं? यह लगभग 200 साल पहले सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया, यानी जो 16 जनपद थे उनमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली जनपद है वो मगध था। यह गंगा और सोन जैसी महत्वपूर्ण, यहाँ गंगा और सोन जैसी महत्वपूर्ण नदियां बहती थी। सही है। यहाँ का एक हिस्सा जंगलों से भरा था जो अनेक उपयोग में आता था, यानी जंगलों से हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लेते थे। जंगलों से घर, गाड़ियाँ, रथ बनाने के लिए लकड़ियाँ भी मिलती थी, यानी अनेक उपयोग में आती थी। यहाँ लौह अयस्क की खदानें भी मिली है, यानी मगध में लौह अयस्क की खान भी प्राप्त हुई है। सभी कथन सत्य है, तो इसका सही ऑप्शन होगा सभी कथन सत्य है। ये चारों सही है इसकी विशेषताएं। अगला प्रश्न है, मगध के विषय में असत्य कथन कौन सा है? राजगृह राजधानी थी पहले, बाद में पाटलिपुत्र बनी। पहले है वो राजगृह राजधानी थी मगध की, लेकिन बाद में पाटलिपुत्र राजधानी बन गई, जो वर्तमान में पटना कहलाती है। पोलीब्रोथा नाम होता था उसका। 2300 साल पहले इसे सिकंदर ने जीतना चाहा, यानी सिकंदर जीतना चाहता था। अजात शत्रु व बिंबिसार बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुए। सिकंदर ने मगध को जीतकर अपनी राजधानी बनाई। तो यहाँ ये ऑप्शन है ये गलत है, सिकंदर ने इसको जीतकर अपनी राजधानी नहीं बनाई। यानी जब सिकंदर व्यास नदी की ओर बढ़ रहा था वहां तक का क्षेत्र जीत लिया था और उससे आगे उसके सैनिक है वो बढ़ने से रुक गए, मना कर दिया कि हम आगे नहीं जा सकते, क्योंकि उन्हें पता था कि मगध का राजा है वो वहाँ बहुत शक्तिशाली है, पैदल, रथ, सभी प्रकार की सेनाएं उसके पास में है। तो मगध को जीतकर उसने अपनी राजधानी नहीं बनाई। अगला प्रश्न है, वज्जी के विषय में सत्य कथन कौन कौन से हैं? इसकी राजधानी वैशाली थी। वज्जी भी मगध की तरह ही एक गणराज्य था, जनपद था, महाजनपद में शामिल था, लेकिन यहाँ गणराज्य था। यहाँ गण या संघ वाली शासन व्यवस्था थी। गणराज्य वर्तमान में जो गणतंत्र है ऐसी ही व्यवस्था, यानी वहाँ राजा का चुनाव होता था। यहाँ कई शासक होते थे। सभी कथन सत्य है, यहाँ सभी कथन है वो सत्य है। अगला प्रश्न है, गण या संघ के विषय में असत्य कथन बताइए। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। ये सभाओं में बैठकर मिलकर विचार विमर्श करते थे, यानी ये सभाओं में बैठकर विचार विमर्श, विवाद, वाद विवाद, बहस, बातचीत करते थे। स्त्रियां, दास तथा कम्मकार भी इन सभाओं में हिस्सा लेते थे। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण से संबंधित थे। तो यहाँ ये कथन सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन स्त्रियां, दास और कम्मकार है वो इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। तो यहाँ इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा कि स्त्रियां, दास और कर्मकार भी हिस्सा नहीं लेते थे सभा में। अगला प्रश्न है, अंत में वज्जी संघ पर विजय प्राप्त किसने की? अंत में वज्जी संघ पर विजय प्राप्त किसने की? जब अजात शत्रु ने अपने किसी सैनिक को बुद्ध के पास वज्जी को प्राप्त करने, वज्जी को जीतने के लिए कुछ नियम थे उनको पूछने के लिए भेजा, तो बुद्ध ने बताया कि जब तक पूर्ण और नियमित सभाएं वज्जी संघ के लोग करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे या पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़े की बातों का समर्थन करते रहेंगे, यानी इन नियमों को मानते रहेंगे, तो वज्जी को कोई भी नहीं जीत सकता। ये बात बुद्ध ने उनको बताई थी। तो यहाँ अंतिम रूप से वज्जी संघ पर गुप्तों ने विजय प्राप्त की थी, गुप्त शासकों ने। अगला प्रश्न है, मिलान कीजिए, नए शासक कब बने? 3000 साल पहले नए शासक बने। महाजनपद है वो 3000 साल पहले महाजनपदों का निर्माण होना वो शुरू हो गया था। सिकंदर का आक्रमण व दीर्घ निकाय का लेखन कब हुआ? 2300 साल पहले सिकंदर ने आक्रमण किया और दीर्घ निकाय का लेखन जो बौद्ध ग्रंथ है एक, उसका लेखन 2300 साल पहले हुआ। गण या संघ राज्यों का अंत 1500 साल पहले तक हो चुका था।
तो इसका सही क्या होगा? नए शासक है वो 3000 साल पहले बनने शुरू हुए, महाजनपद है वो 3000 साल पहले बनने शुरू हुए, सिकंदर का आक्रमण है, दीर्घ निकाय का लेखन 2300 साल पहले हुआ, गणराज्य का अंत 1500 साल पहले हुआ। तो इस प्रकार इस पाठ में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी को हमने अच्छी प्रकार से पढ़ लिया है। इस पाठ में इसका विस्तार से पढ़े तो बहुत ज़्यादा है, उसका अलग से अध्ययन हम करेंगे, लेकिन एनसीईआरटी की पुस्तक में जो कुछ भी दिया हुआ है उसके सभी क्वेश्चंस आंसर यहाँ मैंने बना दिए हैं। तो इसको अच्छी प्रकार से पढ़ लेना, अभ्यास कर लेना। पहले पाठ पर पढ़कर उसके बाद में हम प्रश्नों पर आते हैं तो हमें अंदाज़ा लगता है कि हमने ये पढ़ा या नहीं पढ़ा, हमें याद रहा या नहीं रहा। तो पहले पाठ को पढ़िए और फिर इन प्रश्नों को करिए, और प्रश्न अच्छे लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।